राम राम भाई दोस्तों, सलाम। जोड़ता हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम एंड वॉट एवर बी द वे इन विच यू फील कनेक्टेड विथ मी। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर को एक राइम से, एक कविता से शुरुआत करते हैं, धमाकेदार आगाज करते हैं। तो नीली है आसमां, आज उसकी बात करते हैं वो बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अनियमित जहां पर वर्षा हो, लगातार बढ़ती ही ताप हो, बीमारियों का अभिशाप हो, ये सब कोई सामान्य नहीं, जानते हैं हम सब, पर क्यों इसका निवार नहीं। नीली है आसमां, आज उसकी बात करते हैं वो बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं। समाज में लगी है आग जात की, जाति के अंदर भी जात जात की, पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक ही गाथा है, अलग चाहे हो द्वार, खुदा को एक ही रास्ता जाता है। तो ये राइम आप लोगों को क्यों सुनाएं, ये आपको पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8, जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए है, जो कि मुझे लगता है हर वो इंसान को जानना चाहिए जो भारतीय है या तो किसी भी धर्म का लोग है, कहीं किसी भी देश का है। तो भाई साहब, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को पूरा एक शॉट में पूरा का पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप दिल थाम कर बैठिए, है ना, और फिर सुनते रहिए, क्लास के मजे लेते रहिए। प्रॉमिस है भाई कि आपको जो बोरिंग का सिस्टम है ना, बोरियत है, वो निकाल दूंगा मैं, और आपको इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना कर रहूंगा। तो सबसे पहले बात यही है कि हम लोग ये ओवरव्यू कर लेते हैं शॉर्ट में कि एक्चुअली हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इसका बेसिक मतलब क्या है इस चैप्टर का, है ना। उसके बाद फिर बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में जान लेंगे, ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ने में मजा आए। फिर हम लोग जान लेंगे कि एक्चुअली क्या कारण है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, क्या उसका कारण है, क्या उसका बैड इफेक्ट्स है, क्या उसका कंसिक्वेंसेस है, परिणाम है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग को इन्वायरमेंट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, और फिर कौन कौन सा ऐसा, है ना, सिस्टम बनाया गया है जिससे हम लोग अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि जो स्पीसीज है वो क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है, और फिर इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे फ्लोरा फौना क्या होता है, और फिर इस चैप्टर के अंत में, है ना, ये समझ लेंगे कि पेपर रिसाइकलिंग कैसे होता है, फिर रिफॉरेस्टेशन हम लोग कैसे करते हैं, किसी चीज को रिसाइकल कैसे करते हैं, है ना, इस चीज के बारे में बस ये चैप्टर द एंड। तो शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला बेसिक मतलब से, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यदि आपसे पूछ दूं कि भाई साहब कंजर्वेशन का क्या मतलब है, तो बोलोगे, आप लोगों ने ये तो स्टेटमेंट सुना ही होगा अपने माँ बाप से कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो इतना उड़ा रहे हो। मतलब बचत, कंजर्वेशन के मतलब होता है बचत, किसी भी चीज को खराब होने से बचाना। और यहां पर क्या मतलब है कि प्लांट और एनिमल जो होता है ना, प्लांट और एनिमल जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, या तो फिर उसे, है ना, खराब होने से बचा लेना ही क्या है यहां पर है कंजर्वेशन का मतलब है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल का मतलब क्या हुआ कि
प्लांट को, एनिमल को जो जंगल में है, जो फॉरेस्ट में नेचुरली ग्रो किया है ना, जो खुद से तैयार हुआ है, उसको बचा लिया जाए, उसको डैमेज होने से रोक लिया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये है मतलब कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का। तो मेरे प्यारे भाई, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है बायोस्फीयर। शुरुआत है तो बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? तो बायोस्फीयर मतलब कि अर्थ का वो पार्ट है ना जहां पर लाइफ होता है, अर्थ का वो पार्ट जहां पर प्लांट और एनिमल रहता है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। चलते हैं आगे की ओर, है ना, और समझते हैं कि क्या होता है बायोडायवर्सिटी। क्या होता है बायोडायवर्सिटी? तो बायोडायवर्सिटी मतलब बायो से नाम से पता चल रहा है जीव, और डायवर्सिटी क्या होता है? तो डायवर्सिटी मतलब जब जहां पर जंगल होगा वहां पर अलग अलग तरह के जीव होंगे। तो बायोडायवर्सिटी मतलब यह हुआ कि अलग अलग जीव का विभिन्नता होना, अलग अलग जीव का विभिन्नता होना, यानी कि एक को खास जगह में, एक को पार्टिकुलर जगह में, है ना, अलग अलग जीव रहना, अलग अलग जीव एक साथ रहना, जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे को इंटरलिंक्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। और फॉरेस्ट को बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा गया है, क्योंकि फॉरेस्ट में अलग अलग तरह का जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो फूड के लिए हो सकते हैं या तो फिर अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम मतलब, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब प्लांट, एनिमल, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, है ना, वो एक दूसरे से सब इंटरलिंक्ड होता है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ होता है ना, उसमें शामिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये सब था, है ना, कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग चलते हैं, है ना, मेन चीज एकदम, है ना, कि एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो भाई साहब, एक्चुअली प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने की जरूरत पड़ा ही क्यों? क्योंकि इसका आज के टाइम में जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। क्यों खराब होते जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन। क्या है? डिफोरेस्टेशन। अब समझिएगा प्यार से कि क्या होता है डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब जंगल को लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का काटना, जंगलों को हटाना, क्लियर करना, साफ करना, या तो फिर पेड़ पौधे को काट कर हटा देना, क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट कि क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल को साफ करना, और फिर बोल सकते हैं कि फेलिंग ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ है उसको काटना, जंगलों को साफ करना, ये सब कहलाता है डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन हम लोग क्यों करते हैं? क्या हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं और अपना जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है उसको बर्बाद करते जा रहे हैं? इसका मेन कारण है जरूरत, नीड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और जो लैंड है वो कोई खास जगह है, वो धीरे धीरे भरता जा रहा है, आदमियों से भरता जा रहा है, इंडस्ट्री से भरता जा रहा है ना। तो उसको जो आदमी है वहां पर रहने के लिए, खेती करने के लिए, अलग अलग काम के लिए, है ना, डिफोरेस्टेशन करता है। तो पहला कारण हो सकता है कि आदमियों को, है ना, क्या करना होता है? लकड़ी जरूरी होता है, लकड़ी जरूरी होता है,
यानी कि कोई आसपास जंगल के आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं उसको जलाने के लिए फायरवुड जरूरी होता है, और वो फायरवुड कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं, यानी कि पेड़ को काट कर लाते हैं। तो डिफोरेस्टेशन का ये कारण भी हो सकता है। हम लोग को अलग अलग फर्नीचर चाहिए होता है, टेबल चाहिए होता है, पलंग चाहिए होता है, चेयर चाहिए होता है, सोफा सेट चाहिए होता है। कहाँ से बनता है फर्नीचर का सामान? किससे? लकड़ी से। और लकड़ी आता है फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट को करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब वो चीज बनेगा। तो ये दूसरा भी कारण हो सकता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि आदमी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से वो अपना घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, और जब बिल्डिंग बना रहा है तो जो खेती करने वाला जमीन है उसमें घर बना लिया जा रहा है। तो फिर जो खेती करने के लिए आसपास वाला जो जमीन है उसको साफ कर रहा है, जो जंगल है उसको साफ कर रहा है, ताकि वहां पर कल्टीवेशन किया जा सके, खेती किया जा सके, अपना जरूरत को पूरा करे। तो भाई साहब, खेती करने के लिए भी है ना, जो डिफोरेस्टेशन का एक कारण है। यदि और बात करें तो हम लोग घर बनाते हैं, उसके लिए भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। यदि हम लोग रोड बनाते हैं, उसके लिए, उसके चलते भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है। या तो फिर बहुत बड़ा बड़ा जब इंडस्ट्री लगता है ना, तो लार्ज एरिया में लगता है, तो वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसे काटना जरूरी पड़ जाता है उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी ही डिफोरेस्टेशन का एक मात्र कारण नहीं है, मेजर कारण है, बहुत बड़ा कारण है ह्यूमन का भी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब और भी चीजों से नेचुरल फिनोमेना से भी डिफोरेस्टेशन हो सकती है। जैसे जंगलों में आग लग गई, तो जंगलों में आग लगने की वजह से है ना, चारों तरफ आग फैल गया, तो पेड़ पौधा जल सकता है, डिफोरेस्टेशन हुआ। दैट्स इट। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर डिफोरेस्टेशन हुआ, ठीक है, क्या इसका बैड रिजल्ट पड़ेगा हम लोग की धरती पर, है ना? डिफोरेस्टेशन होने की वजह से है ना, धरती का क्या नुकसान होगा, इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं, है ना? चूंकि कैमरा में जो है ना सो आ रहा है, क्या शैडो बन रहा है, तो इसको नीचे रख दिए, अब थोड़ा सा ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफोरेस्टेशन, बैड इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। और बैड इफेक्ट क्या है? सबसे पहला बैड इफेक्ट मेरे प्यारे भाई, यदि हम लोग डिफोरेस्टेशन इतना तेजी से करते रहेंगे तो जंगलों से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट उत्पन्न होता है ना, जंगलों से जो हम लोग मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करते हैं, उसका शॉर्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका शॉर्टेज हो जाएगा। दूसरी बात है कि प्लांट जो होता है एकमात्र ऐसा जीव है जो कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेती है और उसके बदले में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यदि प्लांट का संख्या कम हो जाएगा तो धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो यहां पर हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्रीन हाउस गैस है। जब धरती पर सनलाइट पड़ेगा तो उस ज्यादा गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हीट को ट्रैप करेगा, हीट को कैद करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से धरती गर्म हो जाएगा। और धरती का गर्म होना ही इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा, हीट के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो क्या होगा? जो बड़ा बड़ा चट्टान है, हिमालय में पर्वत है ना, जो बर्फ के रूप में है वो पिघलना शुरू होगा और हो सकता है फ्लड आए। दिस में भी दूसरा कारण ये है फ्लड आने का, है ना, ये भी कारण है कि डिफोरेस्टेशन के वजह से फ्लड भी आ सकता है। पहले बात तो ये बोले कि गर्मी बढ़ेगा तो माउंटेन पर जो आइसबर्ग है, चाहे तो फिर जो आइस का चट्टान है वो पिघलेगा, और फिर जो वाटर लेवल है ना, समुद्र का या फिर जो नदी में पानी फ्लो हो रहा है उसका बढ़ जाएगा और फिर फ्लड आ सकता है। दूसरा वजह ये भी है फ्लड आने का
कि जब पेड़ पौधा कम होगा ना, तो पानी, जब बारिश होगी तो उसमें वाटर परकोलेशन का जो रेट है, पानी अंदर जमीन में घुसने का क्षमता है, पानी रिसने का जो क्षमता है जमीन में, वो कम हो जाएगा। क्योंकि प्लांट का जो रूट होता है वही क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब प्लांट ही कम हो गया है तो एब्जॉर्प्शन पावर भी थोड़ा कम होगा, और जब कम होगा तो जब बारिश होगी तो वो जो बारिश वाला पानी है वो जमीन के अंदर रिसेगा नहीं। जब रिसेगा नहीं तो वो धरती पर पानी फैलता रहेगा, जिधर तरफ दौड़ता रहेगा, जिसके वजह से फ्लड आ सकता है। तीसरा बैड इफेक्ट मेरे प्यारे भाई, कि जो कि प्लांट का संख्या कम हो गया है तो क्या करता है, प्लांट क्या करता है, जो मिट्टी रहता है ना, जो फर्टाइल सॉइल रहता है ना, उसको होल्ड करके रखता है। जो उसका रूट होता है, रूट हेयर होता है, वो मिट्टी को पकड़ करके रखता है। अब प्लांट का संख्या हो गया कम, तो जो ऊपर वाला लेयर है मिट्टी का वो बह जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, जिसके वजह से वो मिट्टी बंजर हो जाएगी। मिट्टी बंजर होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वो डेजर्ट बन सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेजर्टिफिकेशन। मतलब जो हरा भरा भूमि है, जो फर्टाइल भूमि है, उसका डेजर्ट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। और यदि ये बोले कि डिफोरेस्टेशन का और क्या कारण है, तो डिफोरेस्टेशन का वाटर साइकिल में भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जो वाटर साइकिल है ना, उसमें ट्रांसपीरेशन एक अहम भूमिका निभाता है। प्लांट जो है ना, उसको क्या करता है, वाटर को जमीन से लेता है, किससे, रूट हेयर से, और फिर पत्तों में जाकर के उसका क्या होता है, इवापोरेशन होता है, पानी वहां पर लॉस होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो प्लांट का लीव्स होता है उसमें छोटा छोटा जो पोर्स होता है, उसके माध्यम से जो वाटर है उसको इवापोरेट होना, वहां से निकल जाना, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन बादलों को बनने में एक अहम भूमिका निभाता है। और यदि वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जो बादलों का बनने का पावर है, बादलों का बनने का जो मात्रा है, अमाउंट है, थोड़ा कम हो सकता है, जिसके वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यह भी हो सकता है कि प्लांट और जो प्लांट है वो कम हो जाएगा, है ना। जब प्लांट और जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वो कम हो जाएगा, तो जो अलग अलग एनिमल है जो जंगलों में रहता है, उसका एक्सटिंक्ट होने का भी संभावना बढ़ जाएगा। क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल है वो जंगलों में रहता है, जब पेड़ को ही काट देंगे तो उन लोग का रहने का आवास खत्म हो जाएगा, उन लोग एक्सटेंड कर सकता है। अब हम लोग समझ लेते हैं, है ना, डिफोरेस्टेशन के बारे में बहुत सारी चीजें को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो वाइल्ड लाइफ है, या फिर बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल है, उसे कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो सीधी सी बात, कंजर्व करना इसलिए जरूरी है, कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है ताकि जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला है उसको हम लोग एक्सटिंक्ट होने से रोक सके। जिसका प्लांट का या फिर एनिमल का जनसंख्या कम होते जा रहा है, उसकी जनसंख्या को हम लोग कंट्रोल कर सके, बढ़ा सकें। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक शुद्ध इन्वायरमेंट, एक अच्छा समझ लीजिए इकोलॉजिकल बैलेंस वाला जो इन्वायरमेंट है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप सके सही सलामत तरीके से। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर प्लांट और फिर वाइल्ड लाइफ को, है ना, बचाने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम लाया गया है, कौन कौन सा तरीका है। तो अलग अलग आयामों पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला बनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। प्लांट और एनिमल को बनाने के लिए, सबसे प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने के लिए
बायोस्फीयर रिजर्व इज द मेन पार्ट। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है इसके बारे में समझते हैं। क्या बोले? बायोस्फीयर रिजर्व तो धरती के अधिकतर पार्ट को, यदि धरती के बहुत बड़े एरिया को प्लांट के लिए, एनिमल के लिए प्रोटेक्ट कर दिया किया जाता है, और साथ ही साथ जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उसको ट्रेडिशन के प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो क्षेत्र है ना, उसको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में एक्चुअली उसमें और क्या क्या खास बात है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो है ना, सो अलग अलग जोन होता है। जैसे कि बायोस्फीयर का जो सबसे बाहर वाला जोन होता है, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट होता है, सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन। और उस ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है। बहुत सारा जो मानव का जो गतिविधि है उसको अलाउ किया जाता है, वो कर सकता है, लेकिन वो सब नहीं जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करे। अब इन्वायरमेंट का जो बीचों बीच वाला जोन होता है, बीचों बीच वाला जो जगह होता है, मिडिल लेयर होता है, मिडिल पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर जोन। और बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी लगभग रेस्ट्रिक्टेड रहता है ना, प्रतिबंधित रहता है। उसमें कुछ ही एक्टिविटी, ह्यूमन का एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है। जैसे कि किसी आदमी को रिसर्च करना है उस इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल के बारे में, तो उसको अलाउ किया जा सकता है। यदि किसी को नॉलेज चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में, तो वहां पर उसके बारे में ले सकता है। मतलब लगभग ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर रेस्ट्रिक्टेड होता है। और एक तो होता है कोर जोन, सबसे अंदर वाला भाग, जहां पर मोस्टली प्लांट और एनिमल सरवाइव करते हैं। वहां पर सभी के लिए, है ना, क्या रहता है? रेस्ट्रिक्टेड रहता है। मतलब कोई नहीं जा सकता है वहां पर, प्रतिबंधित होता है। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में है। तो भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। क्या बोले? पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, मध्य प्रदेश में। कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में है ना। अब थोड़ा सा आगे नजर डाल लेते हैं, है ना, किसके बारे में, कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, सो हम लोग के लिए क्यों जरूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, सो पहली बात कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, प्लांट में, एनिमल में जो वाटर साइकिल है उसमें जो बैलेंस है वो बना रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व जरूरी है। दूसरी बात, वहां पर उसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चाहे तो फिर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व अहम भूमिका निभाती है। प्लांट और एनिमल के कंजर्व करने के लिए भी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे भाई, आगे जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि किसको बोलते हैं हम लोग, क्या किसको बोलते हैं? फ्लोरा एंड फौना। किसको बोलते हैं? फ्लोरा एंड फौना। तो कोई खास जगह में, कोई पार्टिकुलर प्लेस में, है ना, वहां पर रहने वाला जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। कोई पार्टिकुलर प्लेस में
वहां पे रहने वाला जो एनिमल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फौना। यानी कि पर्टिकुलर प्लेस में कोई प्लांट और एनिमल रहने वाला होता है उसको हम लोग फ्लोरा और फौना कहते हैं। अब समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कि एक्चुअली क्या होता है स्पीसीज। क्या होता है स्पीसीज? तो जितना भी पॉपुलेशन है, जितना भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के कुछ ग्रुप को, अलग अलग जो ग्रुप होता है उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। जैसे डॉग है वो अलग स्पीसीज है, काऊ है अलग स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग है अलग स्पीसीज है। तो उस स्पीसीज में, है ना, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है एंडेमिक स्पीसीज। क्या होता है एंडेमिक स्पीसीज? तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होता है ना, जो कि एक को खास एरिया में ही रह सकता है, उसके अलावा वो दूसरे एरिया में रह ही नहीं सकता, दूसरे जगह पे रह ही नहीं सकता है। वो जो स्पीसीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि एंडेमिक स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं? तो बायोस्फीयर, जो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को बताया, वहां पर इस साल का जो पेड़ है ना, और फिर जो विल्ड मैंगो का पेड़ है ना, वो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश के पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में, और वो दूसरी जगह पर नहीं ग्रो किया जा सकता, नहीं होता है उसको। तो बोल सकते हैं कि जो साल का पेड़ है या तो फिर जो विल्ड मैंगो है ना, वो एंडेमिक स्पीसीज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। और भी चीजें हैं जैसे कि जेंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, बिसन है ना, ये सब कुछ एनिमल है जो कि एंडेमिक स्पीसीज में रखा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं आगे कि क्या होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो सबसे पहले बात तो ये है, समझिए कि सेंचुरी मतलब क्या चीज है। क्या होता है ना सेंचुरी मतलब? तो सेंचुरी मतलब ऐसा जगह जो कि सेफ हो। सेंचुरी मतलब सेफ जगह। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट और एनिमल के लिए सेफ जगह। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे प्यारे भाई, इसका कोई पूछ दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या जी, तो कैसे वो क्या बोलोगे? तो बोलेंगे कि फॉरेस्ट का वो पार्ट होता है, फॉरेस्ट का वो जगह होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, जो कि एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां पर कोई खास प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये तो था, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, है ना। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, सो यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जंगल का कुछ पार्ट होता है, लेकिन उस पार्ट में ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है ही नहीं। ह्यूमन एक्टिविटी एकदम वर्जित होता है, प्रोहिबिटेड होता है। जैसे कि हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व में देखें कि वहां पर सबसे जो आउटर जोन होता है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी तो अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन वो सब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं जो कि स्मगलिंग करे, है ना, जानवरों को जान मारे, वैसा एक्टिविटी नहीं। लेकिन यहां पर जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं मेरे दोस्त, है ना, कि आखिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। क्या बोले कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इधर लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर लिखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और इधर लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन लोग दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर तो यही है कि जो वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो काफी बड़ा होता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है फॉरेस्ट का छोटा सा भाग होता है, छोटा होता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है
है ना, वहां पर प्लांट को, एनिमल को तो कंजर्व किया ही जाता है, साथ ही साथ वो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वहां से पैसा अर्न करने के लिए, है ना, देश के टैक्स के लिए भी, या फिर बोल सकते हैं उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत ही जरूरी है बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ना, वो प्लांट मतलब उस एरिया में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, सो आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व में वहां का जो ट्राइबल्स होते हैं उसके ट्रेडिशन को भी बचाया जाता है, उसके ट्रेडिशन जो कल्चर है ना, उसको भी कंजर्व किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर ट्राइबल है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व का। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कोई बात नहीं है कि जो ट्राइबल्स है उसको क्या, उसके वो एक इंटीग्रल पार्ट है, वो एक अहम भूमिका निभाता है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कोई बात नहीं है। और अंतिम बात ये समझ लीजिए कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो उसमें जो सबसे आउटर जोन होता है, सबसे बाहर वाला जोन होता है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के अलाउ किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी के अलाउ नहीं किया जाता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और जू में क्या अंतर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और जू में क्या अंतर है? तो प्यारे भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्लांट और एनिमल कोई खास जगह पे रहते हैं, है ना, पार्टिकुलर जगह पे रहते हैं, उसको उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जू में क्या होता है, कोई प्लांट और कोई एनिमल है ना, उसको दूसरे जगह से, है ना, उठा करके, पकड़ करके यहाँ पर रखा जाता है जू में। दूसरा अंतर ये है कि ये जो है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर ह्यूमन आदमी जा नहीं सकता है, लेकिन जू में आदमी जा सकता है। ये कुछ खास टाइमिंग के लिए खुला हुआ होता है, लेकिन ये ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में लोग रहता है, उस फॉरेस्ट के, उस जगह के नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन इन लोग जो जू में एनिमल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल आदमी के द्वारा बनाया हुआ केव में, केज में, पिंजड़े में होता है। जू में जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही, समझ लीजिए कि खराब स्थिति में, है ना, क्योंकि आदमी उसको सब चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको उस तरह का कंडीशन नहीं मिलेगा जो उसको फॉरेस्ट में मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं कंफर्टेबल होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू। अब हम लोग आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि भाई साहब, नेशनल पार्क क्या चीज है। क्या है नेशनल पार्क? क्या है नेशनल पार्क? तो आपसे नाम से पता चल रहा है नेशनल पार्क है, पार्क है ये। मतलब कि, है ना, ये ऐसा जगह होता है जो एनिमल को, जो वहां पर रहने वाला पार्टिकुलर प्लांट है, एनिमल है, उसको तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ जो यहाँ का खूबसूरत दृश्य होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और फिर यहाँ पर जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई चीज वहां का इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो भारत का सबसे पहला जो फॉरेस्ट रिजर्व था, बनाया गया था, वो कौन सा था? सतपुरा नेशनल पार्क था। और सतपुरा नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर ऐसा खास बात है कि अब देख करके आश्चर्य रह जाओगे। पहली बात तो यहां पर इस चीज का एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है कि पहले जमाने के लोग कैसे रहा करते थे। वहां पर 50 से ज्यादा पत्थरों का, पत्थर से बना हुआ केव है, गुफा है, जहां पर
ये सबूत मिलता है कि वहां पर एनिमल रहते थे, वहां पर आदमी लोग इस तरह कंडीशन में रहते थे। वहां के जो पत्थर्स हैं, पत्थर जो रॉक्स हैं, उसमें पेंटिंग बनाई हुई है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, है ना, डांसिंग करते हुए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का पत्थर पर पेंटिंग बनाया गया है, जो कि जो ट्रैवलर है उसको आकर्षित करती है अपने तरफ। समझने वाली बात यह है कि आगे चलते हैं, थोड़ी सी आगे, तो नेशनल पार्क का मतलब यह होता है, एक बात और, कि जो नेशनल पार्क होता है ना, वो आदमी के लिए मस्ती का जगह हो सकता है। आदमी यहां पर घूमने जा सकता है ना, अपना मूड फ्रेश कर सकता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो कैसे रिलेटेड है। मेरे प्यारे भाई, है ना, जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसमें तो बहुत सारा खास बात तो है ही है। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या चीज है ना, लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। तो सरकार को ऐसा लगा कि धीरे धीरे जो टाइगर का संख्या है वो कम होते जा रहा है, तो टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, जो कि एक काफी अच्छा प्रोग्राम था। और इसमें, है ना, जो टाइगर का संख्या था वो भी बढ़ता हुआ नजर आया था, बढ़ता हुआ देखा गया था। तो ये है कुछ बातें जो कि किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं, है ना, कि सतपुरा नेशनल पार्क से रिलेटेड है। यहां पर ह्यूमन जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, सतपुरा नेशनल पार्क के लिए। अब समझ लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में क्या अंतर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया आप लोगों को, है ना, कि ये जो है ना सो प्रोटेक्टेड एरिया होता है। हाँ, यहाँ पर आदमी को जाना वर्जित होता है, यहाँ पर आदमी नहीं जा सकता, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। लेकिन नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, यहाँ पर आदमी जा सकता है ना, वो घूम सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है, यदि भी बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उसमें प्लांट और जो एनिमल होता है ना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में सुरक्षित होता है। लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है ना, जो खूबसूरत दृश्य है उसको भी डेवलप किया जाता है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ कोई हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तीसरी बात यह है कि आदमी के लिए रिक्रिएशन, मस्ती का जगह हो सकता है, लेकिन ये ह्यूमन के लिए कोई रिक्रिएशन यानी कि मस्ती का जगह नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना, किसी को आसानी से क्या होता है ना, विजिटर लोग जो है ना आसानी से जल्दी जा नहीं सकता है, इसके अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में आदमी जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ी से आगे, है ना, अपने चैप्टर की तरफ। आपको बेसिक बातें जो कि नेशनल पार्क से और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अंतर है उसके बारे में समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं क्या होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज और क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। मेरे प्यारे भाई, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, आपको स्पीसीज समझ में आया कि पॉपुलेशन का कुछ ग्रुप, पॉपुलेशन का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज कहते हैं।
तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब वे सभी स्पीसीज, है ना, यानी कि वे सभी पॉपुलेशन का ग्रुप, वे सभी स्पीसीज जो धरती से पूरा तरह से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसका जो अंतिम मेंबर है वो मर चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। मतलब वे स्पीसीज जो धरती पर अब नहीं है, वो पूरा तरह से समाप्त हो चुका है अर्थ से, हम लोग उसको पूरा तरह से खो दिए हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहलाता है। जैसे कि डायनासोर, ये पूरा तरह से खत्म हो चुका है ना, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक होता है डोडो, वो भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। और भी स्पीसीज है जैसे कि केव लायन है ना, कैपिसियन टाइगर है, क्या है? कैपियन टाइगर है ना, ये सभी जो है ना, सो हम लोग धरती से जा चुका है, हम लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, है ना, वो अब और लौट कर नहीं आ सकता। हो सकता है कोई साइंटिफिक तरीका आ जाए जिससे हो सकता है उसके जीन से बना दे, तो तब हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है मेरे भाई। अब चलते हैं क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या बोले? क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज? तो वे सभी स्पीसीज जो कि जिसका पॉपुलेशन, वो सभी स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन तेजी से कम होते जा रहा है और उसको यदि प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो खत्म हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए एक्सटेंड कर सकता है, वो सभी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब सिंपली से ये बोलें कि ऐसा स्पीसीज जिसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाने का खतरा है, वो सभी स्पीसीज को हम लोग किस में रखते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखते हैं। और इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन कौन होता है, कौन कौन एनिमल आता है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। टाइगर है, वो भी इंडेंजर्ड में रखा गया है ना। लियोपार्ड है ना, उसको स्नो लियोपार्ड है उसको भी, और ग्रेट इंडियन जो रेनासोर्स है, ये सभी कुछ ऐसा एनिमल है जिसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते समझ लेते हैं कि भाई साहब रेड डाटा बुक क्या है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेड डाटा बुक क्या चीज है आखिर। तो मेरे प्यारे भाई, है ना, रेड डाटा बुक एक तरह से समझ लीजिए कि बुक है, एक तरह का समझ लीजिए कि रिकॉर्ड है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम शामिल होता है कि कौन कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसको खतरा है कि वो क्या हो सकता है? एक्सटिंक्ट हो सकता है। वो सभी, है ना, जो एनिमल्स है, वो सभी जो स्पीसीज है, उसका रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में वो किसी देश का भी हो सकता है ना, वो इंटरनेशनल भी हो सकता है। देश में हर देश के पास होता है, इंडिया के पास अलग होगा, पाकिस्तान के पास अलग होगा कि कौन कौन सा स्पीसीज उसके देश में ऐसा है जो कि इंडेंजर्ड है ना, वो खत्म होने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाने का खतरा है। अब रेड डाटा बुक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। रेड डाटा बुक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, जो कि उसके पास रिकॉर्ड होता है कि पूरा दुनिया में कौन कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसको खतरा है कि वो खत्म हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है। प्यारे भाई, समझना जरूरी ये है कि बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है, उसके कंपैरिजन में जो छोटा छोटा जीव है ना, नन्हा नन्हा जो जीव है ना, उसका एक्सटिंक्ट होने का संभावना ज्यादा है। तो आइए समझते हैं, है ना, कि पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है। पेपर का रिसाइकलिंग, तो भाई साहब पहली बात तो यही है ना कि आप ये चाहते हो कि हम पेड़ पौधा को बचाएं, और आप स्टूडेंट हो तो आप पेड़ पौधा को इस तरह से बचा सकते हो कि आप पेज को, जो शीट ऑफ पेपर होता है, किताब होता है, कॉपी होता है ना, कॉपी होता है, उसको एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें, है ना, जितना इस्तेमाल है उतना ही यूज करें, रफ और फिर जो फालतू चीज में है उसका इस्तेमाल ना करें। तब भी आप नेचुरल के लिए, नेचर के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि पेपर बनाने के लिए, है ना, किसका इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी का जो पल्प होता है उसका इस्तेमाल होता है। और ऐसा पता लगाया गया है कि 1 टन
पेपर बनाने के लिए कम से कम 17 हरा भरा जो पौधा है, जो पौधा है बड़ा बड़ा, उसको काट करके बनाया जाए, यदि पेपर बनाया जाए तो 1 टन ही पेपर बनता है मेरे भाई। सोच लो 15 से 17 पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा, उससे 1 टन मात्र पेपर बनता है। कितना ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जाता होगा हम लोग की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोग को पेपर को एक बार यदि उसको लिख लिए, इस्तेमाल कर लिए, तो उसको फिर से उसको इस्तेमाल करना है, रिसाइकल करना है। हम लोग को उसको क्या करना है, कबाड़ी वालों को बेचना है, ताकि वो क्या कर सके, इंडस्ट्री में बेचे और फिर वहां पर पेपर का रिसाइकल हो, रिसाइकल पेपर बने तो हम लोग फिर से उसका इस्तेमाल कर सके। दैट इज द पॉइंट। अब समझ लेते हैं कि रिफॉरेस्टेशन कैसे होता है। यदि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दिए हैं, है ना, तो फिर क्या उसको फिर से उसी तरह का जो जंगल है ना, वैसा बनाया जा सकता है कि नहीं किया बनाया जा सकता है? जी हाँ मेरे प्यारे भाई, बनाया जा सकता है। बोला यह जाता है कि जंगलों को आप कुछ समय के लिए एकदम ऐसे छोड़ दो, उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना करो, तब भी कुछ साल के बाद वो जंगल है अपने आप को रिक्रिएट कर लेगा, फिर से प्राप्त कर लेगा, पुनः प्राप्त कर लेगा। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब यह हुआ कि फॉरेस्ट को लगाना, जंगलों को लगाना, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को साफ करना, और रिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहां पर प्लांट एनिमल है, जिस तरह का प्लांट जहां पर ज्यादा ग्रो होता है, उसी तरह के प्लांट को वहां पर ग्रो किया जाए, प्लांट किया जाए, लगाया जाए, ताकि वहां उस तरह के प्लांट क्या कर सके, आसानी से ग्रो कर सके, वहां का जंगल बच सके। जंगल जो है ना सो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। एक बात में बोलें तो प्लांटिंग करना, पौधों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, और फिर जंगलों को काटने से, जंगलों को खराब होने से बचाना, रिफॉरेस्टेशन कहलाती है। अब रिफॉरेस्टेशन होगा, है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, ज्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो फिर जो नुकसान है वो हमारा कम होगा, और फिर इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है वो कम होगा, जो धरती है ना, वो उसमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, है ना। जब रिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल का, बारिश होने का जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है ना, पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है, और फिर ये पूरा क्लियर हो गया, पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपसे लेते हैं विदा, जल्द मिलेंगे आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।